अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते सुना, वसीम साहब जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिस्से से काम करते हैं, कि उन्होंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दी कि वो किस किस्म का काम करते हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन है। तो वो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में बहुत विस्तार से समझा। अब पार्ट टू में हम जानेंगे कि किन किन लोगों को और कैसी किसी कैफियत में जब लोग हो तो उनको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। ये सारी चीजें हम जानेंगे इस पार्ट टू में वसीम साहब की जबान। तो आपको कौन कौन कैटेगरी लगती है कि जिनको इमिडिएटली क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट की हेल्प सीख करनी चाहिए? क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट बोल रहे थे, उसको भी करेक्ट सॉरी, किया क्लिनिकल जाए। साइकोलॉजिस्ट, मुझे बार बार साइकियाट्रिस्ट और उसमें ये हो रहा है। हाँ, तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये चीज जरूरी बताना चाहूंगा कि कई बार स्पेशली हमारे कश्मीर में जो है मेंटल हेल्थ की चीजों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे हम डिप्रेशन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को हो जाता है, हम उसको भी बोलते हैं इश्क। किसी को सही। जो है एक और फनी चीज है, एक बंदा है वो ओसीडी का शिकार है मिसाल के तौर पर, और उसको कंटेमिनेशन कंसर्न्स रहते हैं काफी ज्यादा। हाँ, हमारी फीमेल्स में ये चीज काफी ज्यादा पाई जाती है, और वो जो है बार बार झाड़ू देते हैं, बार बार चीजें साफ करना शुरू करते हैं। तो हम कश्मीरी में कहते हैं कि ऐसे नौश सुनशन फुल जरवन, मिसाल के सही। तौर पर। ठीक। तो और हम बड़ा प्रेज भी करते हैं उसको कि नहीं जी, ये जी बड़ा सफाई रखती है और हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोगों को समझ नहीं आता है कि ये वो कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सफाई पूरा ईमान बन जाता है। तो असल में प्रॉब्लम उनको होती है ओसीडी की, लेकिन हमारी सोसाइटी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। उनको लगता है कि ये एक इशू सिफत, मतलब ये अच्छी चीज है। लेकिन जब वो एक सिविरिटी को क्रॉस करता है, उनका डर, बिकॉज दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड फॉर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनकी सिविरिटी बढ़ जाती है, और एक टाइम पर फिर लोगों को भी लगने लगता है कि नहीं जी, ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत बात जो है वो बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। ठीक। तो एग्जाम्पल दे रहा था, यानी कि हर एक चीज के लिए कश्मीरी सोसाइटी ने नाम रखा हुआ है। डिप्रेशन किसी को है और वो एक ही जगह बैठा रहता है, वो कोई काम नहीं करता है, तो उसको घर वाले भी बोलते हैं और सोसाइटी भी बोलते हैं कि अमिश बेहस आदत गोमुत, अमिश काम करनस वन गर्ज कहीं तमे मूजूब यह नाटक लाग वन अमिस ब्रुकन थी सोरे वातान, तो अमिस क्या काम कर। It's a very bad idea. It's a very bad way, a very rude way of dealing with somebody who is already depressed. और फिर इसको जैसे अभी आपने बोला था कि नजर का नाम दिया जाता है, या तवीज का नाम दिया जाता है, तवीज एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक। इसी तरीके से एक और इलनेस का जिक्र मैं यहाँ पे जरूरी करना चाहूंगा, जिसमें इंसान अजीब सा बिहेव करने लगता है। मतलब तमिश दादा नफर पोषण की, और आपको लगेगा कि तमिश शायद कोई इस पर जिन सा, आपको वो यूजुअल बिहेव करता हुआ नजर नहीं आएगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट मे बी 10-20 मिनट्स, इवन मोर देन दैट। और कभी कभार तो ये इट कैन एक्सटेंड टू एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो उसमें आपको वो अजीब अजीब बातें करता हुआ नजर आएगा, वो चीजें बोलता नजर आएगा जो उससे पहले कभी उसने बोली भी नहीं थी। ठीक। वो कल तक अपने बाप के सामने नजर उठाकर भी नहीं उठाता भी नहीं था, नजर बाप के सामने, और आज वो उसी को मुक्के मार। तो इसकी एक शक्ल को हम कहते हैं पोजेशन सिंड्रोम। पोजेशन सिंड्रोम मतलब कि एज इफ ही हैज बीन पोजेस्ड बाय सम इविल स्पिरिट, इसको हम कहते हैं इनसे शायद जिन सम। लेकिन इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में डिसोसिएशन डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि हुआ क्या होता है कि इस बंदे के दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव आया होता है किसी वजह से, जिसको हम एज क्लिनिशियन स्टडी करना शुरू करते हैं, और उस दबाव को वो डील नहीं कर पा रहा होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो है अजीब सा जो है इरेटिकली बिहेव करना शुरू करता है। तो हम फौरन इसको ले जाते हैं पीर साहब के पास। मैं पीर साहब जो है यहाँ पे फेथ हीलर्स, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ और ना ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभार और बहुत सारी फेथ हीलर्स जो हैं वो इनफैक्ट हमें रेफर कर लेते हैं जब उनको लगता है कि नहीं ये मतलब ना कोई वैसा चीज नहीं है, मतलब ये कोई इविल स्पिरिट वाला मामला नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अक्सर उन्हें समझा होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्पिरिचुअल डिजीज एंड अ मेंटल डिजीज। तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है इस चीज का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पीर साहब मेंटल डिजीज को स्पिरिचुअल डिजीज मानना शुरू करते हैं,
और उसकी वजह से क्या होता है कि एक बंदा जो ठीक हो सकता था एक टाइम पर, वो जब 10-15 पीरों को 2-3 साल तक घूमते घूमते वापस आ जाता है हमारे पास, तो उसकी सीवियरिटी काफी भयानक हो चुकी होती है तब। मुझे पीर साहब से भी ज्यादा यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, लाइक अगर मैं देखूं स्पेशली गांव देहात में क्या होता है कि टच प्रेस कुन मर्जा से इलाज आसान जो हमारा नेक्स्ट डोर कंपाउंडर होता है, तो उसके पास साइकेट्रिक की भी दवा होगी, मतलब अल्जाइमर्स की भी दवा होगी, कैंसर की भी होगी, हर किसी चीज की वो मतलब एक पेन किलर वहां पे दे देगा टेम्पोरली। तो आप किस तरह कहते हो लोगों को ये गलत है या ठीक है? एक और टॉपिक छेड़ा आपने शायद, जिसको मैं ज्यादा बयान नहीं कर सकूंगा, लेकिन माल प्रैक्टिस काफी ज्यादा है, माल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। मैं आपको बोलूंगा कि मतलब मैं अगर कुछ लोग आपको तो यहाँ पे मैं कुछ आपको लोग बताऊंगा कि यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, यहाँ अगर नॉर्मल इन्फेक्शन होता है यूएस में, अगर हम जाते हैं ना एक एंटीबायोटिक लेने के लिए, मजाल कि हम किसी जगह से ले पाएंगे जब तक डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन किया हो। मतलब कुछ दवा दिवान ऐसा मूव ऐसा आदत नबर कन ऐसा अनो ऑगमेंटिन एस्ट्रोमाइसिन या बेके ऐसे तो, और तुम्हें दूसरा डॉक्टर जो तुम्हारा मतलब प्रेस्क्राइब्ड क्लिनिशियन होता है उसके बगैर तुम्हें कोई लिख नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस यू आर इन इमरजेंसी। यहाँ पे लोगों के पास जाली डिग्रियां होती हैं और वो साल साल प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। एक तो होता है एक डॉक्टर है या इवन कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने फिर भी कुछ पढ़ा है। कई बार तो जाली डॉक्टर्स होते हैं और वो सालों साल प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं इन द नेम ऑफ बीइंग डॉक्टर, और फिर जाके पता चलता है कि इसके पास 8वीं क्लास का भी मार्क्स कार्ड नहीं, मिसाल के तौर पर। एक तो ये प्रॉब्लम। उसके साथ साथ यही जैसे आपने बोला कि एक कंप्यूटर है और वो डॉक्टर बनना शुरू करता है, हर एक का अपना अपना डोमेन। इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा कई बार जो है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहूंगा कि कई सारे जो है, कई बार कुछ और डॉक्टर्स भी हैं जो जिनका वो डोमेन ही नहीं होता है, तो वो दूसरे डोमेन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सफर हमारा एक आम इंसान करता है। मैं ही नहीं कहूंगा कि इट्स अ प्रिवेलेंट प्रैक्टिस इन कश्मीर, बट ऐसा होता है कि एक फील्ड का डॉक्टर जो है वो दूसरे फील्ड की दवाई लिखना शुरू करता है, जिसकी वजह से अगर अगर वो सही डॉक्टर पर सही टाइम पर पहुंचा होता तो शायद ही और शी शुड वुड नॉट हैव वो सफर्ड। शायद एक अलग टॉपिक इसलिए है कि क्योंकि शॉर्टेज है मेडिकल स्टाफ की ओवरऑल कि अगर आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट आउटलेट्स में आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर, और जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है और उन डॉक्टर्स को जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है उनको भीड़ उतनी रहती है कि यू कैन नॉट एक्सेस देम, लाइक जो मतलब आपको एक अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाए। तो उसी सिलसिले में कह रहा हूँ कि उन जगहों पे जैसे अगर कोई बंदा है, जैसे मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेसिफिकली आप किन लोगों को एडवाइस कर रहे हो कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो तुरंत उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ले आओ। आप, आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत वास्ट है, इस पर शायद अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो आगे हम अलग अलग से हर एक इलनेस को अपने हिसाब से एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बयान करना शुरू करेंगे, उसकी उनके सिम्टम्स को अलग से बयान करना शुरू करेंगे और बाकी चीजें। लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको जरूर कहूंगा कि कई बार हम मेंटल इलनेसेस को या तो पागल होने का नाम कहते हैं, या तो अमिश वन आबसी कुन गुमत, अमिश वन सफई कुन गुमत, तो त्रयन पानी से हालस पर इसका नाम देते हैं। कभी कभार किसी को एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वो तोड़ फोड़ कर रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कि ये वो बनो की करूं, इन द सेंस कि बट वी डू नॉट ट्राई टू सी कि मतलब इसका ये गुस्सा एक लेवल को क्यों क्रॉस कर चुका है। वी जस्ट इग्नोर, वी जस्ट ट्राई टू मैनेज इट एट होम, और एक लेवल पहुंच जाके जहाँ पे ये मिसमैनेज हो जाता है। So why not to have those early interventions basically? जो ही आपको फॉर एग्जांपल एक डिप्रेशन वाला बंदा दिखेगा, वो माइल्ड डिप्रेशन उसका है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, उसका वजन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसका मूड अक्सर जो है वो खराब रहेगा, उसकी इंटरेस्ट नहीं रहेगी उन चीजों में जिनमें उसको मजा आता था पहले। ये डिप्रेशन की बात है मोटे मोटे तौर पर। इसी तरीके से एंजाइटी में इंसान जो है बड़ा पर्टर्ब रहता है, और फिर हार्ट तेज दौड़ना अमिश शिकायत करना, मे हार्ट तेज दौरान, मे घबराहट बसान, मे बचन बसान, मे थर वथान ससी पानस। एंड अनफॉर्चुनेटली यम साथ हार्ट सान सोसाइटी में तेज दौरान वी क्विकली रश
for ECG, for echo and other such things, and we go to the cardiologist. But every person who visits cardiologist is not the cardiology patient. Panic तो attacks आपको लगता है यहाँ पे panic attacks नहीं, or यहाँ heart पे attacks. देखो ना वसीम, यहाँ पे एक और एक अहम चीज है। अगर हम लोग कहते हैं कि अगर किसी बंदे के दिल की धड़कन तेज दौड़ रही है, जिसको हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो फर्स्ट एड है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि वहां पे कोई सीवियरिटी हो। डू यू थिंक कि वहां पे एक कार्डियोलॉजिस्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर उसको लगता है कि ईसीजी करके कि नहीं भाई इसकी कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ही विल स्ट्रेट अवे रेफर हिम टू मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? एग्जैक्टली, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगा, एज ए लेमैन यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट अटैक एंड पैनिक अटैक। उसमें भी हार्ट तेज होता है, इसमें भी हार्ट तेज होता है। उसमें तो रखियो फटा या उसमें कुछ फटा। ठीक ना, अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है कि नहीं जी ये पैनिक अटैक का बंदा है, मिसाल के तौर पर, क्योंकि इसका ईसीजी भी नॉर्मल है या बाकी जो भी टेस्ट आपने किए हैं वो भी नॉर्मल है, देन व्हाई नॉट रेफर दैट पेशेंट टू एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों का, आपको नहीं लगता है कि जो आप लोगों की एसोसिएशन है उसका रोल बनता है वहां पे कि डिफरेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलके कि इस तरीके की कोलैबोरेशन बनाई जाए कि आपको पता होना चाहिए किस पे, मतलब सपोज क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, अभी आप लोग ने कुछ, लेकिन धीरे धीरे आप जिस तरह से वर्कशॉप्स या आप लोगों ने कुछ डे टू डे सिंपोजियम्स दिए, डे टू डे सिंपोजियम्स देखिए, वहां पे मैं कहता हूँ कि पहले डॉक्टर्स लेवल पे उनको भी अंडरस्टैंड करवाए कि भाई ये शायद इस पेशेंट के लिए जरूरी रहता है कि हमें जो ये मेडिकल हेल्थ ओवरऑल वेलनेस है हमें हैंड इन हैंड लेना पड़ेगा। तो तब मैं आपको एक फील्ड की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूंगा यहाँ पे, जिसको हम हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं बिहेवियरल मेडिसिन। बेसिकली बिहेवियरल मेडिसिन इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स बेसिकली a concept that integrates clinical psychology with the rest of the fields, rest of the medical fraternity basically. And the role of clinical psychologist in cardiology, जैसे पैनिक अटैक की बात करें, ठीक, द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डर्मेटोलॉजी। मैं आपको डर्मेटोलॉजी की एक एग्जांपल बोलूंगा कि मिसाल के तौर पर एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डर्मेटोलोमेनिया या ट्रिकोटोमेनिया। डर्मेटोलोमेनिया में क्या होता है कि एक इंसान को अगर कहीं पे क्रोल दे, फिर वो उसको उठाना शुरू करता है, बार बार उठाता है, वो फिर से हील होना शुरू होता है, वो फिर से उसको कुरेदता है, फिर से हील होना शुरू होता है, फिर से वो उसको कुरेदता है। कहीं पे भी छोटा मोटा, कहीं किसी ने मिसाल तौर पर मॉस्किटो बाइट हो गई किसी को, उसके बाद थोड़ा वो स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से उसको खुजली आ गई और वहां पे जख्म पैदा होता है। नाउ द पर्सन विल बी आफ्टर दैट स्कार, वो और उसको हील नहीं होने देता बिकॉज ऑफ डर्मेटोलोमेनिया, क्योंकि उसको वो एक इम्पल्स कंट्रोल में प्रॉब्लम है, ही इज नॉट एबल टू रेजिस्ट दैट इम्पल्स, फाइन। और उसकी वजह से चांसेस हैं कि जहां पे एक मॉस्किटो बाइट से शुरू हुआ था वहां पे एक फुल फ्लेजेड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन पैदा हो सकता है ना। इसी तरीके से किसी को हेयर पुलिंग का मसला होता है, यानी जिसको हम ट्रिकोटोमेनिया कहते हैं, कि मतलब वो बार बार अपने बॉडी हेयर को प्लग करता है, सर के बाल प्लग करेगा, मिसाल के ऊपर खींचता रहेगा, स्पेशली इन स्ट्रेस। वो जो डर्मेटोलोमेनिया वाला मसला है वो भी स्ट्रेस में ही इंसान ज्यादा करता है, स्कार्स पील ऑफ कर लेता है। इसी तरीके से ये भी अपने बाल या आईब्रोज के बाल प्लग करेगा, या सर के बाल प्लग करेगा, या दाढ़ी के बाल प्लग करेगा, या जिसमें किसी भी जगह कोई बाल प्लग कर सकता है। और उसकी वजह से क्या है कि अपरेंटली आपको दिखने लगेगा कि उसको प्राइमरली उसी को पहले दिखने लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको बॉल्ड पैच पैदा हो जाने शुरू हो जाएंगे, एंड ही विल रश टू व्हाट, ही विल रश टू स्किन स्पेशलिस्ट, यानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन अगर डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है, मिसाल तौर पर उसको पता लगा कि ये डर्मेटोलोमेनिया का मसला है, and this person is coming again and again with some scar on some other part of the body, or he has developed bald patch and I had prescribed medicines and he is coming with another patch, so he or she as a clinician, they should have this idea that no, it might not be just a simple skin problem, it might be मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि डोंट यू थिंक कि मतलब इस वक्त जो आप लोगों का फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसका। मैं बताता चलो, लोगों को ज्यादा पता नहीं है। डोंट यू थिंक कि एज ए जो आप लोगों की एसोसिएशन है, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है बहुत गिनी चुनी है अभी कश्मीर में, ज्यादा लोग नहीं है इसमें, तो यानी कि आप लोगों का लोड भी बहुत ज्यादा होगा।
कि आप लोग इस तरह से जो ही थोड़ा हालात रिज्यूम हो जाए, कुछ सिम्पोजियम्स करें जहां पे आपको डॉक्टर्स को ये चीज मतलब विजुलाइज कराए इसी चीज का कि भाई ऐसी कंडीशन में आपको यू शुड लाइक टेक दी सजेशंस। ऑब्वियसली ये पेशेंट्स यानी पैनिक अटैक के पेशेंट्स या डर्मेटोलोमेनिया के पेशेंट्स या ट्रिकोटोमेनिया के पेशेंट्स या इवन यूरोलॉजी के कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मिसाल के तौर पर प्योरली साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, यानी जिनको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, वो भी जाएंगे अपने अपने डॉक्टर्स के पास। तो हमारा इंशाल्लाह वंस वी आर डन विद दिस लाइक वंस द this pandemic is gone, तो हमारा इंशाल्लाह कोशिश यही होगी to kind of have that collaboration with different medical fraternities so that people do not suffer, because ऐसा होगा कि एक बंदा continuously जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास मिसाल पर जाता है पैनिक अटैक्स को लेकर, लेकिन इवन अगर उसको हेल्प मिलती भी है, लेकिन असल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा रोल तो मेडिसिन देना नहीं है, लेकिन मेरा रोल ये समझना जरूरी है कि उसकी लाइफ में पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं बार बार। तो अगर उसको वो हेल्प मिल जाती है एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं उसको हेल्प कर पाता हूँ, तो चांसेस हैं कि उसको जो पैनिक अटैक्स के रिलैप्सेस होते हैं वो बार बार नहीं हो जाए, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है ओसीडी की एक शक्ल है, जिसमें इंसान को लगता है कि मियाँ पेशाब, और वो बार बार जो है वॉशरूम जाता है वहां पे उसको जो है टॉयलेट नहीं आया होता है, और वो किसके पास जाएगा ये कंडीशन लेकर? यूरोलॉजिस्ट के पास। लेकिन प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट में है ही नहीं, कहीं प्रॉब्लम है ओसीडी, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मुझे शायद टॉयलेट आया है, लेकिन वो उसको आया ही नहीं होता है। उसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, उसको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है हर केस में जिसमें मॉडरेट लेवल से ज्यादा क्रॉस किया होगा उसका दर्द। माइल्ड केसेस टू मॉडरेट केसेस तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, मतलब मॉडरेट तक, माइल्ड से मॉडरेट तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकता है, वो हील भी कर सकता है एक पेशेंट को। लेकिन अगर वो इस बंदे की फॉर एग्जांपल एक डिप्रेस्ड पेशेंट की सिवियरिटी जो डिप्रेशन की है वो क्रॉस कर गई है मॉडरेट लेवल, नाउ दैट पर्सन नीड्स मेडिसिन फॉर सम टाइम। बट प्रॉब्लम हमारी कश्मीर में इस चीज की है कि कई बार लोग जो है वो समझते हैं कि बस मेडिसिन से ही शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मेडिसिन तो ये है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि साइकोथेरेपी दोनों जब चलेंगे तो एज पर नाइस गाइडलाइंस ऑफ यूके, एज पर एपीएस यानी अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ यूएसए, तो इन दो गाइडलाइंस के हिसाब से आप जब एक बंदा जो है उसको मॉडरेट सिवियरिटी है, प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको मेडिसिन भी चाहिए और साइकोथेरेपी भी चाहिए साथ साथ, ताकि उसको रिलैप्सेस के चांसेस कम हो जाए। नहीं मैं वही विषय कह रहा था कि इंशाल्लाह हम लोगों को ये तो आइडिया है कि आगे आपके साथ हम इस पे और सेशन करेंगे कि इंडिविजुअल चीजों को लेके। बिफोर हम वाइंड अप करें, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि खासकर हमारा स्टूडेंट तबका जो है ना बहुत स्ट्रेस में होता है, वो हमें पता है। खैर आप उसके खुद शिकार रहे हो, आपने मतलब बिगनिंग में कहा कि मैं उसका कैसे शिकार रहा, तो आप बेटर उनको कह सकते हो कि किस तरह से है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मुझे जहां पे लगता है कि आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि वो है कि हमारी वादी जो है ना आजकल लतपथ हो गई है नशे में, डिफरेंट ड्रग के इस काम में। हम लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा अक्सर बेशतर, मैं भी अगर किसी को पकड़ूंगा ड्रग करते हुए मैं पीटूंगा, और भी कोई यही करेगा, जो कॉमन चीज है। मुझे लगता है कि शायद उनको वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की और ज्यादा जरूरत है। तो आप जाते जाते यहाँ पे बताएं स्टूडेंट्स और उनके लिए मतलब आप लोग कैसे काम कर सकते हो, लोगों को किस तरह से उनको बशर्ते कि वहां पे करें कि आप लोग की ओर रेफर करना चाहिए। टॉपिक छेड़ा लास्ट पे, ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन इख्तियार कर चुका है अब कश्मीर में। मतलब ड्रग एडिक्शन एक एपिडेमिक बन चुका है, इन ए वे हम कह सकते हैं। पैंडेमिक तो छोड़ दीजिए, कश्मीरी पॉपुलेशन के लिए एक एपिडेमिक बन चुका है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब हम जब इस ड्रग यानी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं तो वी स्टार्ट गिविंग मॉरल लेसन्स टू दैट पर्सन। Drug addiction is not the problem of morality, basically. Drug addiction is an illness. Drug addiction is not कि आप उसको वाज पढ़ेंगे, उसको कुरान और हदीस सुनाएंगे और that's it, और उसे जो है वो ड्रग करना छोड़ देगा। ड्रग एडिक्शन क्यों हुई किसी इंसान की लाइफ में,
उसके लिए काफी ज्यादा वेरिएबल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, काफी सारे वेरिएबल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एज साइकेट्रिस्ट या एज साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हमें एज प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसकी लाइफ में ये कैनबिस एडिक्शन कहाँ से पैदा हुई, क्यों ये, व्हाई ही टर्न टू कैनबिस एज ए कोपिंग मैकेनिज्म, वाज इट ए कोपिंग मैकेनिज्म और वाज इट ए पीयर प्रेशर। एक बार वो समझ आ जाए उसके बाद हमें बड़ा एम्पैथिक अप्रोच इख्तियार करना पड़ता है टू मेक हिम अंडरस्टैंड हिज रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स लाइफ, एंड उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी साइको एजुकेट करना पड़ता है और उसको उन फैमिली मेंबर्स को उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ वाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वाज पढ़ने से उसको वाज की और ज्यादा नफरत हो जाती है और वो द पर्सन गोज बैक मोर एंड मोर डीपर एंड डीपर इनटू द एडिक्शन। क्यों? क्योंकि वाज पढ़ने से कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ड्रग एडिक्ट और गिल्टी फील करता है और वहां से उसको अब जब फॉर एग्जांपल कैनबिस उसके खून में है, कैनबिस उसकी बॉडी में है या मतलब कई सारे फ्लूइड्स में पैदा हुआ वहां पहुंच गया होता है और इवन ब्रेन पर उसने अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू किया होता है। Now it's not easy for somebody to leave addiction, to leave cannabis just because you said so. No, it's not that easy. जैसे हमें भूख लगती है, अगर हमें भूख लगेगी और फिर हम कोई खाना मांगेंगे और कोई बोलेगा हमें कि ना तुमास खिमा बात की तन, ये इशुन जान की तन, how will that be? That will be very rude. इसी तरीके से एक इंसान को जिसको कैनबिस की एडिक्शन हुई होगी, his body और her body also asks for that. लाइक उसको क्रैम्प्स आने लगेंगे अगर वो मतलब ना कैनबिस यूज नहीं करेगा। लेकिन एज प्रोफेशनल्स हमें देखना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट अपने हिसाब से उसको मेडिसिन पर रखते हैं और उसको जो है उस स्ट्रगल में ईज पैदा करना शुरू करते हैं, यानी कि वो मेडिसिन उसको उन क्रैम्प्स अगर वो छोड़ देगा मिसाल पर और छोटा भी वो मतलब ना उसको काफी हेल्प किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे निकल जाता है। लेकिन वो जो कैनबिस का इन्फ्लुएंस था उसको रिप्लेस करना जरूरी है by some medicine, so that medicine उसको जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट करे उस दौरान डिटॉक्स होते हुए, जब वो डिटॉक्स हो रहा होता है एट द रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसके दौरान उसको मेडिसिन भी दिए जाएंगे। अगर उसको कैनबिस की वजह से कोई डिप्रेशन पैदा हुआ है उसके लिए मेडिसिन उसको चाहिए, या साइकोसिस हुआ है उसके लिए मेडिसिन चाहिए। इसी के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस पूरे केस पर नजर रखेगा और वो देखेगा कि कैसे इसकी साइकोलॉजिकल पार्ट को कवर किया जाएगा। एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर बाज़ाब्ता जो है वो देखेगा कि फैमिली इन्फ्लुएंसेस क्या हैं और फैमिली को कैसे साइको एजुकेट किया जाएगा और फैमिली को कैसे जो है उनका सपोर्ट हासिल किया जाएगा टू हेल्प दिस पेशेंट। और वो जो इसको मॉरल लेसन्स दिया करते थे इससे पहले, उन मॉरल लेसन्स को कैसे स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि मॉरल लेसन्स देने से कोई आज तक एडिक्शन से बाहर नहीं निकला है। मुश्किल से कोई अगर निकला होगा, उसको बहुत ज्यादा इंसाइट है और पहले ही वो काफी ज़हीन भी रहा है, शायद ऐसे लोग निकल सकते हैं। लेकिन एवरीबडी कैन नॉट कम आउट ऑफ एडिक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ सर्मनी दैट पर्सन। तो मैं ये कहूंगा कि नौजवानों को ये कहूंगा कि अगर आपका कोई भी बंदा, आपका कोई एक्विंटेंस में, कोई रिश्तेदारी में, कोई जो है आपका दोस्त जो है इस एडिक्शन के साथ, किसी भी एडिक्शन के साथ जूझ रहा है, वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ड्रग एडिक्शन सेंटर एट दिस इमहेंस का अपना एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ पे आप रुजू कर सकते हैं। और उसकी वजह से, और इसी तरीके से एक और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ईदगाह में है, पुलिस कंट्रोल रूम की मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ वो चल रहा है ईदगाह में, तो वहां पे भी वो जा सकते हैं। तो ये दो मतलब ना मेन ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। इमहेंस का अपना और वहां पे जो ईदगाह में है यूथ डेवलपमेंटल सेंटर उसका अपना है। लेकिन दोनों ही जगहों पर वो जा सकते हैं और यहाँ पे भी डॉक्टर साहिबान भी होंगे, साइकेट्रिक सोशल वर्कर भी होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं टू हेल्प सच पीपल। और इसके साथ साथ बाकी अगर फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ाई नहीं होती है मिसाल के तौर पर, उसके रीजंस होते हैं। किसी को मिसाल के तौर पर अटेंशन में प्रॉब्लम है, उसके रीजंस होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, उसके रीजंस होते हैं। यानी कि जो भी यूथ को चैलेंज महसूस हो रहे हैं और स्पेशली लॉकडाउन की वजह से मूड खराब है, अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से भी जो है कई बार जो है वनरेबल हो जाता है इंसान टू डेवलप मेंटल इलनेसेस। ऐसे केसेस में दे कैन टर्न टू प्रोफेशनल्स एंड सीक हेल्प बिफोर देयर कंडीशन वर्सन्स, अल्लाह बचाए, बिफोर दे बिकम विक्टिम ऑफ सम सीवियर मेंटल कंडीशन। सो हमारा जो है मशवरा यही रहेगा कि
maybe you can read these things, depression, anxiety, OCD, for yourselves to have some basic understanding of these things. और ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, to make yourself aware of these different mental health conditions, so that you are able to locate in yourself or somebody else, so that that person reach to the professionals at the earliest, so that his or her quality of life remains on the positive side, on the upper side of the scale. यही मेरा मशवरा होगा और यही मेरी मैसेज है। हाँ, इंशाल्लाह हम लोग वसीम साहब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, मतलब डिटेल में आगे आने वाले दिनों में इसको हम जब भी आपको टाइम मिलेगा, मुझे पता है कि आप बिल्कुल बिजी शेड्यूल के साथ रहते हो, जब भी आपको टाइम मिलेगा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे मतलब मैं भी अपने तरीके से लोगों को कहना चाहूंगा कि इसको ऐसे टैबू ना ले, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है वो हेल्प सीख करे। यहाँ पे हमारे इतने सारे प्रोफेशनल जो है काबिल, हमारे कितने सारे दोस्त है, मतलब अगर किसी को पर्सनली जो मेरे कंटैक्ट्स में जानते हैं वसीम साहब की हेल्प चाहिए तो मैं कनेक्ट करा सकता हूँ, या आप लोग डायरेक्ट भी इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। और इसमें हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, ये एक मतलब पागलपना नहीं है, बल्कि आप लोग खुद को एक नॉर्मल मरीज की तरह, जिस तरह से हम लोग एक डॉक्टर के पास सर दर्द के लिए या किसी और दर्द के लिए दवाई लेने के लिए जाएंगे, तो इसी तरह से आप लोगों को इस चीज की जरूरत है। तो इंशाल्लाह इस मामले पे हम लोग आगे आने वाले दिनों पे और वसीम साहब से जानेंगे कि किस तरीके की डिफरेंट जो भी कोई भी कंडीशन डेवलप होती है उसमें क्या होता है, और हमें कौन कौन सा हेल्प सीख करना चाहिए, और कौन कौन सी फैसिलिटीज ये लोग हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ वसीम साहब को फिर मुलाकात कराएंगे। तो वसीम साहब अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे बताया आप बिजी रन करते हो, तो इंशाल्लाह इस मामले पे फिर बात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर मोस्ट प्रोबेबली वसीम साहब से ही मिलेंगे। अगर वसीम साहब अवेलेबल नहीं थे तो और एक गेस्ट से आपको बात कराएंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।